न्यूक्लियर वॉर में आपके सर्वाइवल का चांस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, डेटोनेट होने वाले बॉम्ब की यील्ड और आप ब्लास्ट से कितना दूर हैं। दूसरा, आपका इस सिचुएशन में इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या है। चलिए इस वीडियो में इन दोनों चीज़ों को एक एक करके एग्जामिन करते हैं। जितनी ज़्यादा यील्ड उतना ही ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब। आमतौर पर इसको टीएनटी के किलोटन या मेगाटन से मापा जाता है। यही यील्ड डिसाइड करेगी कि आपकी पलक झपकते ही डेथ हो जाएगी या फिर आप फॉलआउट गेम्स के एक किरदार बनने के लिए बच जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चलिए एक कॉमन मिसकंसेप्शन दूर कर लेते हैं। ये सोच लॉजिकल लगती है कि एक बॉम्ब जो दूसरे बॉम्ब से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है वो 100 गुना ज़्यादा तबाही मचाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। एक बॉम्ब जो 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से, वो उतने ही एरिया में 130 गुना ज़्यादा तबाही मचाएगा, ना कि 100 गुना ज़्यादा। ऑफकोर्स इसमें दूसरे फैक्टर्स जैसे कि वेपन डिज़ाइन, बॉम्ब ग्राउंड पे फटा है या हवा में, बॉम्ब की गई जगह की ज्योग्राफी या फिर सिर्फ उस दिन का मौसम ब्लास्ट की तबाही को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यही कारण था कि नागासाकी पर गिराया गया बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी उसका डैमेज कम था क्योंकि नागासाकी के आसपास की पहाड़ियों ने थोड़ा डैमेज अब्जॉर्ब कर लिया था। चलिए हम अपनी एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा कॉमन सिनेरियो को लेते हैं, 10 किलोटन के न्यूक्लियर बॉम्ब की डेटोनेशन का। एक शहर जिसका कोई नाम नहीं है, चलिए उसको रेफरेंस मान लेते हैं। उस सरफेस पे बॉम्ब को डेटोनेट करते हैं। येलो सर्कल है फायरवॉल, जिसका रेडियस है 200 मीटर हमारे 10 किलोटन के बॉम्ब के हिसाब से। इस फायरवॉल का सरफेस टेम्परेचर सूरज के सरफेस टेम्परेचर के बराबर होता है। इस एरिया में अगर आप फंस गए तो पलक झपकते ही आप वेपराइज हो जाएंगे। रेड सर्कल है सुपर शॉकवेव। यहाँ ब्लास्ट का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सारी बिल्डिंग्स चकनाचूर हो जाती हैं और चक्रवाती तूफान के जैसे हवा चलती है। इस हवा से बहुत मलबा उड़ता है और जो लोग किसी तरह ब्लास्ट को सर्वाइव कर गए उनकी डेथ इस मलबे से हो जाएगी। और हमारे एग्जाम्पल में इसका रेडियस है 470 मीटर। आगे है ब्लू सर्कल, जो रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम लेवल शॉक वेव को। यहाँ बिल्डिंग्स को अच्छा खासा डैमेज होगा और यहाँ फंसे हुए लोगों को सीरियस इंजरी भी होगी। अब हम बॉम्ब के ब्लास्ट से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर आ गए हैं। 1.25 किलोमीटर तक बहुत ही हाई लेवल का रेडिएशन होगा। इस ग्रीन सर्कल में लोग एब्जॉर्ब कर रहे होंगे लगभग 800 गुना ज़्यादा रेडिएशन, जितनी उन्होंने एक पूरे साल में नहीं की होगी। इसका मतलब ये है कि डेथ रेट 50 से 90% के बीच होगा रेडिएशन पॉइजनिंग से, जिसकी वजह से बहुत दर्दनाक मौत होगी और मौत कुछ घंटों में भी हो सकती है या फिर कुछ हफ्तों में। पहले आपको उल्टियाँ आएंगी और सिर दर्द होगा, उसके बाद आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे और ब्लीडिंग होगी और आपके इन्फेक्शन से मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर एंड में आएगा ऑरेंज सर्कल, जिसका रेडियस 1.4 किलोमीटर होगा और ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मल रेडिएशन को। यहाँ इतनी गर्मी होगी कि 3rd डिग्री बर्न्स तो होंगे ही होंगे। इनसे आपकी जान भी जा सकती है और जले हुए बॉडी पार्ट्स को काटना भी पड़ सकता है। इस एरिया के बाहर भी 2nd या 1st डिग्री बर्न्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एक्सट्रीम हीट की वजह से। सबको अगर कंबाइन करके बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 6.2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तबाही ही तबाही होगी। लगभग 30,000 लोगों की डेथ हो जाएगी और लगभग 70,000 के आसपास लोग इंजर हो जाएंगे। और अगर एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हुई तो 1 लाख डेथ्स भी हो सकती। अगर आप इन सर्कल्स में से किसी भी सर्कल में हैं तो आपके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर आप बॉम्ब की फायरवॉल में फंस गए तो आपके सर्वाइवल के चांसेस 0 हैं। सोचकर ही डर लगता है कि अभी हमने न्यूक्लियर फॉलआउट की बात ही नहीं की है। बट चिंता ना करें, क्योंकि बस इतना पता होना कि न्यूक्लियर अटैक के पहले 1 घंटे में क्या करना चाहिए, लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस बन सकता है। चलिए अब हम सेकंड फैक्टर पे बात करते हैं, जो आपके बचने के चांसेस डिफाइन करेगा। आपका अटैक के बाद इमीडिएट रिस्पांस क्या है। अगर आपको कभी न्यूक्लियर फ्लैश दिखे तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि किसी बैरियर के पीछे छुप जाइए। बट ध्यान रहे कि शॉकवेव हज़ारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो आपके पास छुपने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। छुपने के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर ढूंढें जो शॉकवेव से टूटकर आपके ऊपर ही ना गिर जाए। अगर आप शॉकवेव से बच जाते हैं तो अब आपकी टाइम के खिलाफ रेस शुरू हो जाएगी। जब बॉम्ब फटता है तो एक्सप्लोजन से बहुत सारा मलबा और डस्ट पैदा होती है, जो कि मिक्स हो जाती है रेडियो एक्टिव बाय प्रोडक्ट से, जो बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन से बनते हैं। यही रेडियो एक्टिव डर्ट आसमान में ऊपर की तरफ उड़ती है एक्सट्रीम हीट की वजह से, और इसी रेडियो एक्टिव डर्ट की वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब का ट्रेडमार्क मशरूम क्लाउड बनता है। लेकिन जब ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ठंडे होते हैं और वो धरती पर वापस आना शुरू कर देते हैं, इसी से बनता है न्यूक्लियर फॉलआउट। इससे बचने के लिए आपको बहुत जल्दी रिएक्ट करना होगा। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 मिनट होंगे शेल्टर ढूंढने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि आप शायद अंधे भी हो सकते हैं।
एक्सप्लोजन्स एक छोटे से सूरज की तरह होते हैं और आंखों को डैमेज भी करते हैं। लकीली ये ब्लाइंडनेस सिर्फ 1-2 मिनट ही रहेगी, बट अनलकीली अगर एक्सप्लोजन रात में होता है और आप बाहर अंधेरे में हैं तो आपकी ब्लाइंडनेस 35 मिनट तक भी लास्ट कर सकती है। हम अपने एग्जाम्पल में दिन का सिनेरियो ले लेते हैं क्योंकि आपके अंधे ना होने से शेल्टर ढूंढना आसान है और हम अज्यूम करते हैं कि आपने न्यूक्लियर बंकर नहीं बनाया होगा। सो आपको इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अपनी कार में ना बैठे रहें क्योंकि मेटल की पतली डोर्स और ग्लास आपको गामा रेडिएशन से नहीं बचा पाएगी, बल्कि कोई एक बेसमेंट ढूंढने की कोशिश करें या फिर एक बड़ी सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। याद रहे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा मोटी लेयर्स बनाना आपके और फॉलआउट के बीच में, जैसे कि कंक्रीट और ईंट की बनी हुई दीवारें, न कि ग्लास की बनी हुई बिल्डिंग्स या फिर लकड़ी के बने हुए घर। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो जितना हो सके उतना डीप उसमें चले जाइए, इससे आपके बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आपने कोई ग्राउंड के ऊपर ही किसी बिल्डिंग में शरण ली है तो टॉप फ्लोर्स पे ना जाएं क्योंकि सारा का सारा फॉलआउट ऊपर छत पर ही सेटल होगा और शेल्टर लेने का सारा पॉइंट ही है कि आप उस फॉलआउट से दूर रहें जो कि लगातार बहुत ही भारी मात्रा में खतरनाक गामा रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से आपको रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाएगी। सबसे बेहतर ये होगा कि आप मिडिल वाले फ्लोर्स में चले जाएं और सभी खिड़कियां, एयर कंडीशनर और दरवाजे बंद कर लें ताकि फॉलआउट अंदर ना आ सके। चलिए अब एक अलग सिनेरियो की बात करते हैं जहां चीज़ें इतनी स्मूथली नहीं हुई। मान लीजिए आप अपनी कार से बाहर निकल के सबसे पास वाली बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, बट आपके आसपास फॉलआउट पहले ही सेटल होना शुरू हो गया है। अगर आपको इस चीज़ का शक है तो फटाफट अपना नाक और मुंह कपड़े से ढक लें और अपनी आंखें बंद कर लें। ऐसा करने से शेल्टर ढूंढना मुश्किल तो होगा और आपको शायद इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट तक लग जाएं किसी बिल्डिंग में घुसने के लिए। इसी दौरान आपके बालों और कपड़ों पर फॉलआउट गिरा होगा, जिसका मतलब है कि आपको बहुत ही तेज़ रेडिएशन पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं। हम हर चीज़ नेगेटिव नहीं बोलना चाहते, बट इसका एक बहुत बुरा लक्षण होगा आपको उल्टियाँ आना, क्योंकि हमारा पेट रेडिएशन के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। वॉमिट करना एक साइन है कि आपने बहुत सारा रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लिया है और इसके कारण डेथ भी हो सकती है। अगर आप वॉमिट नहीं कर रहे हैं तो धीरे से अपने कपड़े निकाल दीजिए क्योंकि इनमें रेडियो एक्टिव डस्ट सेटल हुई हो सकती है। ज़्यादा जल्दी ना करें क्योंकि कपड़ों से ये डस्ट फ्लोर पर भी गिर सकती है और फिर इन कपड़ों को अपने से कहीं दूर फेंक दीजिए। अपने बालों से रेडिएशन निकालने के लिए आप फटाफट शावर लीजिए और साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि कंडीशनर के केमिकल्स आपके बालों के साथ रेडियो एक्टिव डस्ट को चिपका देंगे। अगर शावर अवेलेबल नहीं है तो अपनी अनकवर्ड बॉडी पार्ट्स को धोएं, पानी, गीले कपड़े या फिर वेट वाइप से। दोबारा से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करना और जल्दबाजी ना करना। ध्यान रहे कि शरीर पर खुजली ना करें जिसके कारण रेडियो एक्टिव डस्ट आपके शरीर के अंदर चली जाएगी। अब तक ऑलमोस्ट 1 घंटा तो हो गया होगा, जिसका मतलब है कि बाहर रेडियो एक्टिव फॉलआउट 50% तक डिके कर गया होगा और पहले 24 घंटे के बाद 80% फॉलआउट डिके हो जाएगा और 2 हफ्तों के बाद 99% डिके हो जाएगा। पर याद रहे, अगर शुरू में रेडिएशन बहुत हाई लेवल का था तो ये 1% भी आपकी जान ले सकता है। जितने ज़्यादा दिन आप अंदर रहेंगे उतने ही दिन आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। और रेडियो टीवी पे आ रही गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो एक इमरजेंसी किट पहले ही तैयार कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, जितना जल्दी हो सके शेल्टर लें और शेल्टर के अंदर ही रहें। न्यूक्लियर अटैक के बाद खतरा यही नहीं टलता, इसके बाद न्यूक्लियर विंटर का भी खतरा रहता है, जो कि अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है और एक अपनी अलग वीडियो डिमांड करता है। तो अगर आप न्यूक्लियर विंटर पे अलग से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। हम आशा करते हैं न्यूक्लियर वॉर कभी ना हो और हमेशा इंसानों में सेंस प्रिवेल करे, नहीं तो हमारे पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी।